पत्रकार। नहीं, वो तो जब अगर पत्रकार को महसूस करना चाहिए। कल मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में था, तो एक बहुत किसी बड़े चैनल पे एंकर थे, वो बोले मुझ पे एफआईआर हो गई। मैंने क्यों एफआईआर हो गई? कि उन्होंने कुछ सच लिख दिया इसलिए एफआईआर हो गई। तो मैंने कहा फिक्र मत करो, पी फॉर पत्रकार। तो ये इसमें जुड़ रहे हैं, मतलब जैसे ए में भी कई मायने हैं, ए के भी क्या क्या है ए में? आपको मैं सुन रहा था कहीं पर कि आपको कह रहे थे ए में पहले सारा मायने बता दीजिए कि क्या है, पी का क्या क्या होगा, डी का क्या क्या होगा, ए का क्या क्या होगा। नहीं, ये क्योंकि ये हमारा फार्मूला है, तो जब चाहेंगे तब फिट कर देंगे उसको। जाए हमारा फार्मूला है ना, हम अपने फार्मूले से चल रहे हैं। हम किसी को क्यों बताएं कि हमारा फार्मूला क्या है? ये सीक्रेट है 27 का। पूछा तो मैंने कहा आप भी हमारे साथ हो। 27 के मिशन का सीक्रेट है ये। नहीं, ये विस्तार होता चला जाएगा इसका। नहीं तो ए अगड़ा भी है और एक आदिवासी भी है। हाँ बिल्कुल, उसमें अगड़ा भी है और पी फॉर पंडित जी भी है। एक बात आपने कही विकास की यात्रा को चिन्हित करते हुए। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहाँ आए थे। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश 7वें नंबर पे था आर्थिक रूप से, अभी हम दूसरे नंबर पे हैं। और आप आंकड़े आजकल बहुत अच्छा लेके मीडिया के साथ, लोगों के साथ शेयर करते हैं। इसको आप किन आंकड़ों से देखेंगे? देखिए, मुझे नहीं पता है वो आंकड़े कहाँ से लेकर के आएंगे मुख्यमंत्री जी। हो सकता है उन्हें किसी अधिकारी ने दिया हो और क्या मानक तय किए होंगे जिसकी वजह से नंबर इस पे पहुंच गया हो। लेकिन ये सरकार बड़ी 30 मार्का सरकार है। इनसे पूछिए कि महाकुंभ में कितने लोगों की जान गई? बोले 30। बोले कमाई देखिए इस नाविक की 30 करोड़ की हुई, पूरा बिजनेस कितने का होगा? बोला 30 गुणा 10,000 करोड़, 3 लाख करोड़। अभी मैं सुन रहा था उनको, किसी ने मुझे बताया कि महाकुंभ के बारे में बताया कि इतने करोड़ और इतने करोड़। कहा तो उन्होंने कहा 100 करोड़ लोग आएंगे, लेकिन जो फिगर दे रहे हैं 66 करोड़, मुझे बताओ 66 करोड़ का अगर हम ब्रेकअप करें, कितनी बसों से आए होंगे, कितने ट्रेन से आए होंगे, कितने गाड़ियों से आए होंगे? पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। 66 करोड़ लोग नहीं आए, नहीं पहुंचे। नहीं, हम कहते हैं 66 नहीं 70 करोड़ लोग आए हैं, लेकिन बताइए ना कैसे आए, किस तरीके से आए। अगर हम मान लेते हैं कि अगर 10 करोड़ लोग भी बस से आए, तो 10 करोड़ लोगों को लाने के लिए बस कितनी लगी होंगी? मुझे एक फिगर बता दे कोई, फिगर क्या है? और जो खो गए उनका नहीं बता रहे ये लोग। जो एक फिगर दिया कि इतने सालों बाद ये कुंभ आ रहा है, वो जान ही नहीं रहे ज्योग्राफी को, प्लैनेट्स को जानते ही नहीं है मुख्यमंत्री जी। अरे हर कुंभ ही उतने साल बाद होगा, आप कहां से मान रहे हैं? अच्छा, वो शौचालय बनवाने पे टाइम वेस्ट कर रहे थे, आपका भी टाइम वेस्ट किया उन्होंने शौचालय बनवाने पर। वो टाइम वेस्ट, आवश्यकता नहीं। नहीं, वो कह रहे कि हमने इतने शौचालय बनते थे, इतने बना दिए और ऐसे हो गया। अरे शौचालय बनाने के ठीक है, शौचालय एक स्कीम हो सकती है, लेकिन आप पढ़ा लिखा नहीं रहे लोगों को। प्राइमरी एजुकेशन की क्या हालत है, सेकेंडरी एजुकेशन की क्या हालत है, हायर एजुकेशन की हालत क्या है? पूरी एजुकेशन निजीकरण हुई जा रही है। आप अपॉइंटमेंट्स किसका दे रहे हो? जैसे वो खुद हैं एक रंगी, उनके अपॉइंटमेंट भी एक ही रंगी हैं सब। अच्छा, किसी शौचालय में पानी आ रहा हो तो बता दो। मुख्यमंत्री जी लखीमपुर गए थे, जंगल देख रहे थे। सुनने में आया कि समीक्षा के बाद कुछ जंगल में कुछ चीजों को देखा उन्हें पता ही नहीं लगा कि उनके भ्रष्टाचार का भारी सह नहीं पाई, पानी की टंकी ढह गई। भ्रष्टाचार का भार नहीं सह पाई, ढह गई वहीं पर। आप सोचिए कहां एक्सप्रेसवे की बातें कर रहे हैं। वो कह रहे पुरानी सरकार ऐसी थी। गोरख धंधा हम लोगों ने देखा है। 90 किलोमीटर की सड़क है जो 22 में शुरू होनी थी, आज तक नहीं शुरू हो पाई। हमारे मुख्यमंत्री जी कोई तो बताए कि हर सड़क एक्सप्रेसवे नहीं होती है, एक्सप्रेसवे अलग होता है। उन्हें अधिकारी बोल रहे हैं ये सड़क भी एक्सप्रेसवे है।
तो आप सोचिए जो मानक है एक्सप्रेसवे के, उस मानक से समझौता किया उन्होंने। अगर कोई मानक से समझौता करता है इसका मतलब सेफ्टी से समझौता कर रहा है। इंडियन रोड कांग्रेस कहती है कि ऐसे मानक होने चाहिए एक्सप्रेसवे के, आप समझौता कर रहे हो एक्सप्रेसवे से। भारतीय जनता पार्टी की जो भी स्कीम बनती है उसके संग पहले करप्शन वाली स्कीम बनती है, किससे पैसा कैसे निकाला जाएगा। कई इनके ऐसे प्रोग्राम हैं जिससे वही स्कीम बनाते हैं। अब आप सोचिए, घटना पहलगांव में हुई है और लोग दूसरी की चर्चा कर रहे हैं जो पहले घटना हुई थी। पहलगांव में आ गए लोग शहीद हो गए। सवाल हमसे पूछ रहे हैं इन चीजों का। हमारे देश के इतने लोगों की जान कैसे चली गई, हमारे घर में कैसे आतंकवादी आ गए। लोग पहलगांव के साथ साथ पुलवामा की भी चर्चा करने लगे। अब तो बच्चे जान रहे हैं। हम सब इंटेलेक्चुअल जो इंफॉर्मेशन रखते हैं, हमें आपको जानकारी मिलती है, हम और आप लोग तो चर्चा करते हैं चीजों की, लेकिन अभी तो बच्चे कह रहे हैं कि कोई सिक्योरिटी नहीं थी वहां, कोई फोर्स नहीं था। बताओ, 1.5 घंटे कोई फोर्स नहीं था। ऑल पार्टी मीटिंग में तो आपने ये बात उठाई होगी। नहीं, हम लोगों को जो सुझाव रखने थे वो हमने सुझाव रखे वहां पर। क्या सुझाव थे कि आगे? नहीं, वो तो इसलिए नहीं बता सकते कि प्रधानमंत्री जी की मीटिंग में उनको ही बता सकते हैं। नहीं तो वो, हालांकि अगर मुख्यमंत्री जी होते तो अभी वो ज्ञान दे देते कि हाँ हमें जाना है और ये करना है। क्योंकि आप सुझाव दे सकते हैं, कोई मुख्यमंत्री नेशनल पॉलिसी या फॉरेन पॉलिसी तय नहीं कर सकता है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री फॉरेन पॉलिसी पे भी बोलते हैं। क्योंकि आजकल न उनकी अर्जी चल रही है न पर्ची चल रही है। नहीं तो आप तो सुनने में आ रहा है कि उनके बुलडोजर का स्टीयरिंग में किसी और के हाथ में आजकल। नहीं, बतौर सांसद आपको क्या लगता है? हम लोग हालांकि उस मुद्दे पर पीडीए पर लौटेंगे, लेकिन पहलगाम की बात चल पड़ी है। बतौर सांसद आपको क्या लगता है कि इस मामले का, इस जो हुआ पहलगाम की जो घटना हुई है, क्या जवाब है सही? क्योंकि वहां पर एक बात मैंने इसमें थोड़ा सा जोड़ देता हूं अखिलेश जी, एक बात कही जाती रही है आमतौर पे कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता है। बात भी सही है, लेकिन इस बार जिस तरीके से वहां आतंक को अंजाम दिया गया, धर्म पूछ करके, क्या उसने नैरेटिव को बदल दिया है और इसका जवाब क्या होना चाहिए? पहलगांव और आतंकवाद के खिलाफ पहलगांव के लोगों को जिनकी जान गई, शहीद हुए, उनको न्याय मिले। पूरे देश की जनता सरकार के साथ है, बीजेपी के साथ नहीं है, सरकार के साथ है। और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने एक साथ समर्थन दिया और कहा कि सरकार को जो ठोस कदम उठाइए आप। जो चीजें निकल करके आ रही हैं और जो बात आप कह रहे हैं, सच्चाई यही है कि आतंकवाद का कोई धर्म, कोई जाति नहीं है। और पहली बार हम लोग देख रहे हैं, इधर बहुत दिनों बाद हम लोग देख रहे हैं, देश की पूरी जनता आतंकवाद के खिलाफ है। कश्मीर के लोग आतंकवाद के खिलाफ हैं, इतना सड़क पर निकल करके आए। जो नुकसान हुआ है कश्मीर का ज्यादा हुआ है, वहां के लोगों का ज्यादा हुआ है, देश का तो हुआ ही हुआ है, लेकिन उनका बहुत हुआ है नुकसान। आखिरकार लापरवाही किसकी थी? वहां जाने के लिए प्रोत्साहित कौन कर रहा था? बीजेपी के लोग ही तो कहते थे जाइए वहां घूम करके आइए। आपने सुरक्षा क्यों नहीं दी वहां पर? आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? और एक इंस्टीट्यूशन नहीं इंटेलिजेंस की, न जाने कितनी एजेंसीज वहां काम करती हैं, पैरेलल एजेंसीज काम करती हैं। उसके बाद ये घटना हो जाए। और फिर नोटबंदी में आपने कहा था कि कोई आतंकवाद नहीं आएगा, आतंकवाद नहीं होगा। उसमें कमी आई है आतंकवाद में, आपको लगता है मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, या नहीं आई है? पहलगांव के बाद कोई भी डाटा अगर सरकार देगी कोई स्वीकार नहीं करेगा। क्योंकि पहलगांव जैसी घटना कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि इतने टूरिस्ट, निर्दोष लोग जो खुशियां परिवार के साथ मनाने गए, उनकी जान चली गई। और किस तरीके से जान ली गई ये सबने देखा है। कोई स्वीकार नहीं, कोई डेटा इसका समझौता नहीं कर सकता। भारत में एक, मैं बिल्कुल ये समाजवादी पार्टी के रूप में नहीं, एक अखिलेश यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं आप, और आपकी पार्टी बहुत मजबूती से लोकसभा में अभी एक मजबूत दल के रूप में है। आतंकवाद का जो लगातार देश हम देखें तो बहुत लंबे समय से
आतंकवाद का एक तरह से उसका आतंक का परिणाम देश झेल रहा है। समय आ गया है कि राजनीतिक तमाम जो राजनीति अभी लगातार हम सोशल मीडिया बाकी देखते हैं कि लोग ये कहते हैं कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पे कि कोई सियासत किसी तरह की राजनीति नहीं होना चाहिए। समय आ गया है जिस तरह से निर्दोष जाने जा रही है इसको रोकने का एक कलेक्टिव विजडम के साथ देश को इसको आगे बढ़ना चाहिए। क्या इस चीज को कहीं पे भी किसी पॉलिटिकल फोरम पे आपने महसूस किया है कि पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में भी ये इसको लेके सहमति है? मैं एक बिल्कुल ये सियासी सवाल से अलग है। देखिए, क्योंकि सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल सिक्योरिटी और हमारी इंटरनल सिक्योरिटी से संबंधित है, लेकिन जिम्मेदारी सरकार की बनती है। सरकार को नाइंसाफी नहीं करनी चाहिए किसी के साथ। कोई अगर लिख दे, कोई कुछ कह दे, उन पे एफआईआर दर्ज करा रहे हैं आप। यहाँ की एक प्रोफेसर लेडी, उन पे एफआईआर दर्ज करा दी। एक कविता अपना पक्ष रखती हैं, उन पे एफआईआर करा दी दर्ज। और याद कीजिए कि सबसे पहले पॉलिटिकल लाभ किसने लिया? भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के, उनके अपने पार्टी के हैंडल से क्या पिक्चर आई, क्या इमेज बनकर के आई। तो ये भारतीय जनता पार्टी को हर जगह पॉलिटिकल लाभ नहीं लेने का सोचना चाहिए। जब देश इंटरनल सिक्योरिटी और टेररिज्म के खिलाफ है, पूरा देश उनके साथ है, इसको हम डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। ठोस कदम उठाना है तो ठोस कदम क्यों नहीं उठा रहे हैं आप उठाइए ठोस कदम, देश आपके साथ है। क्या ठोस कदम हो सकता है? नहीं, मैं क्यों बोलूंगा, मैं क्या बोल सकता हूं, मुझे जो बोलना होगा मैं सरकार से बोलूंगा, लेकिन उन्हें जितना सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि ठोस कदम उठाने से पहले उन्हें, जो हम लोग देख रहे हैं, हम लोग थोड़ा टेक्निकल भी हैं, पार्ट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग किए हैं, तो इतना पानी कहां रोकोगे, जलबंदी कैसे कर लोगे? कहीं ऐसा तो नहीं है जलबंदी भी नोटबंदी जैसा निकले? आपका बैकग्राउंड भी रहा है, आप सैनिक स्कूल से पढ़े हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप अगर कह रहे हैं हम जलबंदी कर देंगे, आजकल सोशल मीडिया है, आजकल इंफॉर्मेशन बहुत फास्ट ट्रेवल कर रही है। कोई भी ऐसा नहीं है जो देख ना रहा हो, सुन नहीं रहा हो, समझ नहीं रहा हो कि आपको कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा। आप झूठ बोल करके नहीं निकल सकते हैं। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, आप पानी रोकोगे कैसे? वापस आते हैं 27 पे, मिशन 27 पे, और ये एक सवाल है उत्तर प्रदेश में जहां से हम शुरुआत की, वो नेशनल एजेंडा पे थे। नेशनल एजेंडा के बाद हम आते हैं, एक लगातार हमने देखा है कि लोकसभा चुनाव के बाद, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे दिल्ली हो, भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। और इस तमाम जगह पे एक विशेष कारण रहा है कि अपोजिशन यूनिटी वहां नहीं दिखा, क्योंकि जो मार्जिन रहा है जीत का वो बहुत बेहद कम रहा है। उत्तर प्रदेश में और 27 में अपोजिशन यूनिटी, और जो इस वक्त के हालात हैं जहां पे आपकी लड़ाई है, वहां अपोजिशन यूनिटी कहां खड़ा है, कहां पे है? जो भी परिणाम आए हरियाणा और महाराष्ट्र के, उन परिणामों को लेकर के बहुत सारे सवाल खड़े हुए। वोटर लिस्ट को देख करके, वोटर लिस्ट में नंबर्स बढ़ जाने को लेकर के, डिलीट वोट हो जाने का संबंध को लेकर के, आपने शाम को परसेंटेज ये बताई, 15 आपने फिर 2 घंटे बाद ये परसेंटेज बताई। ये तमाम सवाल खड़े हुए हैं। अभी जो यूपी में हाल में बाई इलेक्शन हम लोगों ने देखा, आप बंदूक से रोक रहे हैं, पुलिस से रोक रहे हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग किसकी होनी है, आपने तय कर लिया कि ये लोग पीडीए परिवार के लोग पोस्ट नहीं होंगे, उनको कहीं पोस्टिंग नहीं जाएगी, प्रिसाइडिंग ऑफिसर वो नहीं होंगे, पुलिस के थाने में नहीं होंगे, सीओ नहीं होंगे, एसएसपी नहीं होंगे, डीएम नहीं होंगे। ये पूरी तैयारी की। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि 2027 में भारतीय जनता पार्टी की 420 नहीं चलेगी। बाई इलेक्शन में तो चल सकती है, लेकिन 403 सीटों में इनकी 420 नहीं चलेगी, क्योंकि जितने ने हथकंडे अपनाने थे सब हथकंडे अपना चुके हैं। सीसीटीवी पे पकड़े गए, वो जो बैलेट में वोट गड़बड़ कर रहे थे, डिलीट वोट में पकड़े गए लोग। इसलिए जितने ये हथकंडे अपनाते थे वो सब हथकंडे हम लोगों ने जान लिए, समझ लिए, और यूपी ने अभी अभी हराया इनको।
यूपी का सबसे अच्छा ये है कि जो लोकसभा जीतता है उसी की सरकार बनती है। आपने सवाल का जो पहलू था अपोजिशन यूनिटी, उसको आपने दरकिनार कर दिया। देखिए, यूनिटी में इंडिया गठबंधन है हमारा, और कहीं नहीं दिखा, इन चुनाव में इंडिया गठबंधन दिखा ही नहीं। नहीं, वो क्योंकि हमारे जो बड़ा दल है, उनका बड़ा दिल नहीं है, वो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हमारी यही कोशिश लोग कह रहे हैं। जो अपोजिशन के, जो आपके और भी जो इंडी गठबंधन के लोग हैं, ये कहते हैं कांग्रेस पार्टी का दिल बड़ा होना जरूरी है अगर इंडी गठबंधन को बेहतर प्रदर्शन करना है और बीजेपी के साथ लड़ना है। तो आप इस बात में को मानते हैं? जो हार होती है बहुत सिखा के जाती है चीजों को। मुझे उम्मीद है कि जो अपने बड़े दल हैं वो इन बातों को समझेंगे, लेकिन यूपी में समाजवादी पार्टी बड़ा दल है, ये बड़ा दल है समाजवादी पार्टी, इसलिए समाजवादी पार्टी उनको साथ लेकर के आगे बढ़ेगी। और हमारा मुख्य लक्ष्य ये है कि भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करें, और उनकी जो 420 होती है, इस बार 403 में उनकी 420 हम लोग नहीं चलने देंगे। हालांकि मैं कुछ कह नहीं सकता हूं, लेकिन आप भी जानते हैं वो अंदर ही अंदर किस दल से हाथ मिलाए हुए हैं। नहीं तो बड़ा दिल भी रखता है। नहीं, हम समाजवादियों ने हमेशा कोशिश की है कि साथ लाएं सबको और साथ लेकर के चलें। ये दिखता रहा है कि अखिलेश यादव के साथ बहुत सारे लोग आते हैं, और मैं ये नहीं कहूंगा, या आप तय करेंगे कि अपना मतलब निकल जाता है या अपना काम हो जाता है और फिर चले जाते हैं। साथ बनता छूटने का दौर चलता रहता है। इस बार का साथ क्या रहेगा? ये पीछे क्यों ऐसा चलता रहा और आगे कौन साथी होगा? सही में 27 का साथी कौन होगा? अभी जो इंडिया गठबंधन है वही हमारे साथ रहेंगे। और इंडिया गठबंधन है, अभी इंडिया गठबंधन नहीं, वो है। कहाँ रहता है, कहाँ चला जाता है, समझ में नहीं आता रहता है। हमेशा इंडिया गठबंधन है, अभी तो इंडिया गठबंधन ही है हमारा। दिल्ली में चला जाता है। एक राजनीतिक जितने भी विश्लेषक हैं उनका ये मानना है कि अगर कांग्रेस को चुनौती है तो उत्तर प्रदेश और बिहार में, जो मेन लैंड कांग्रेस में, जो उत्तर प्रदेश बिहार में कांग्रेस समाप्त हो चुकी थी, आरजेडी और समाजवादी पार्टी के भरोसे वो पार्टी चल सकती है। राहुल गांधी का मिशन है कि अपने पैरों पे पार्टी को खड़ा करना है, और उनका मूल जो क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र है, धर्म क्षेत्र है, सियासी क्षेत्र है, वो उत्तर प्रदेश और बिहार पे फोकस कर रहे हैं। आप सबसे बड़ी पार्टी है, ये जो टकराव है कांग्रेस को खड़ा करना अपने पैरों पे, और समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, और इंडी गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में 27 के में मोर्चा बना के आप लड़ेंगे। ये तमाम चीजें आपस में तालमेल कहीं आपको लगता है कि वो है, या बनेगा, बन पाएगा? देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी की कोशिश होती है कि वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी को मजबूत करे। कल को हम भी सोच सकते हैं कि हम मध्य प्रदेश में बने, छत्तीसगढ़ में जाएं, और प्रदेशों में हमारी पार्टी बने, लेकिन सीमा है हमारी। इसी तरह मैं समझता हूं इंडिया गठबंधन में जो सहयोगी दल हैं, साथ में जो दल हैं, इस बात को समझते हैं कि किसकी लीडरशिप में कहां चुनाव लड़ा जाएगा। बिहार में तेजस्वी जी के लीडरशिप में चुनाव होना है, तेजस्वी के लिए, क्योंकि वही आधार था इंडिया गठबंधन का बनने का, कि जो रीजनल पार्टी जहां मजबूत है उसी के नेतृत्व में वहां पर मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से किया जाएगा। माफी चाहता हूं अखिलेश जी, बनाने वाले निर्माता उसके वो चले गए भारतीय जनता पार्टी के खेमे में वापस, नीतीश कुमार जी। इनफैक्ट मैंने ये तो लोकसभा में कहा था, उनके सहयोगी जो उनके साथी हैं, लीडर है उनकी पार्टी के, कि आप ही मुझे लेकर के आए थे और मुझे छोड़कर के आप वहां चले गए। ये तो हम भी जानते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे लिए देश, डेमोक्रेसी, संविधान, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान, ये हमारे लिए बड़ी प्राथमिकता है। कोई कल्पना कर सकता है आज के समय पर दलित नौजवान को मार मार के नंगा कर करके पीटा जाए? इतना अन्याय, महा अन्याय किसी प्रदेश में नहीं है। रामजस सुमन जी पर आप हमले के बाद हमला कर रहे हैं, आप टायर फेंक करके सब लाइव देख रहे हैं, किस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, जान मारने की धमकी दे रहे हैं। और देखिए, हमारे लिए कोई ये धमकी कोई बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि हमें राजनीति में बड़ी बड़ी चुनौती स्वीकार करनी है, और अगर धमकी से ही डर जाए तो फिर हम राजनीति छोड़ दें, कोई दूसरा काम करें।
तो जब हम राजनीति में हैं और बड़ा काम करने के लिए निकल पड़े हैं तो ये धमकी हम लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखती। लेकिन ये जितनी भी चीजें हो रही हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की जो जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है, उसके लिए सवाल खड़ा करते हैं।